हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाई द पीरियड ऑफ 1830 टू 48 रेफर टू एज पीरियड ऑफ revolutions in Europe. What were the different ways used by the nationalists to develop the feeling of nationalism among the people of Europe? रोमांटिसिज्म की बात करेंगे, बात पोलैंड की करेंगे और उसके अलावा हम बात करेंगे वाई द पीरियड ऑफ 1830s वॉज रेफर्ड टू एज पीरियड ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीरियड ऑफ 1830 से लेके 48 को पीरियड ऑफ रेवोल्यूशंस कहा जाता है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ट्रीटी ऑफ वियना के वक्त द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन वर देयर, है ना। जो बर्बन किंग्स हैं उनको वहाँ पे सेटअप कर दिया गया था। और इस वक्त 1830 जिसको कि जुलाई रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, तो जो रेवोल्यूशनरीज हैं, जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या किया था, इस बर्बन डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लुइस फिलिप को बना दिया था। ही बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अब हम 1830 से 48 की पीरियड की बात करें बेटा, ये तो हम फ्रांस की बात करें, लेकिन इसके अलावा जो यूरोप के अलग अलग हिस्से थे, जैसे इटली, जितने भी जर्मन स्टेट्स थे, अगर हम ऑटोमन एम्पायर की बात करें, पोलैंड की बात करें, वहाँ पे भी बहुत सारी रेवोल्यूशन हो रही थी बाय द लिबरल्स एंड नेशनलिस्ट। जबकि कंजर्वेटिव्स ने अपनी पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा था, लेकिन हम कह रहे थे ना कि वो सीक्रेट सोसाइटीज़ के थ्रू लोगों को अपनी बात सिखा रहे थे। तो ये जो सबसे पहले रेवोल्यूशन हुई थी ये फ्रांस में ही हुई थी। और हमें पता है कि 1815 में जब हमने ट्रीटी ऑफ वियना की बात करी थी तो वहाँ पर बर्बन किंग्स को सेटअप कर दिया गया था। तो वही रेवोल्यूशनरीज ने ओवरथ्रो किए और लुइस फिलिप को वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बना दिया। और जो ये लुइस फिलिप थे, व्हाट ही बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क। सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का मतलब जो मोनार्क है उसकी पावर्स लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी। जो कंट्री है वो रन होएगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मोनार्की क्या रहेगी? ओनली फॉर नेम सेक रहेगी। इसीलिए हमें पता है, आपको याद है ड्यूक मैटरनिच, उन्होंने कहा था कि व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। क्या मतलब है इस बात का? कि सबसे पहले अगर फ्रांस छींकता है तो बाकी भी यूरोप को भी क्या लग जाती है, वो भी उसको भी ठंड लग जाती है। क्या मतलब? कहते हैं ना जो कोल्ड एंड कफ है वो इन्फेक्शियस होता है। मतलब सबसे पहले कभी भी पूरे यूरोप में रेवोल्यूशंस हुई वो कहाँ पर हुई? फ्रांस में। और उसके बाद धीरे धीरे और सब एरियाज़ में रेवोल्यूशंस होने लगी। ठीक है, तो ये ड्यूक मैटरनिच याद है ना, इन्होंने ही होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना एंड ही वाज एन ऑस्ट्रियन चांसलर। तो आपको ये नाम याद रखना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है इनके ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जब जुलाई रेवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले लाइक इट हैपेंड इन फ्रांस, नाउ द नेक्स्ट हैपेंड इन द ब्रुसेल्स। याद है हमने पावर शेयरिंग किया था। ब्रुसेल्स क्या है? इट इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ये बेल्जियम की कैपिटल है। और जो बेल्जियम है ना, अगर तुम्हें याद हो, ट्रीटी ऑफ वियना के वक्त फ्रांस के नॉर्थ में सेटअप किया गया था एंड इट वाज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। लेकिन यहाँ ब्रुसेल्स में अपराइजिंग की वजह से अब जो बेल्जियम है किससे अलग हो गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। इस वक्त ये इंडिपेंडेंट हुआ था इन 1830। तो दिस इज द सेकेंड रेवोल्यूशन। पहली फ्रांस में हुई और उसके बाद कहाँ पर हुई? अब ये ब्रुसेल्स में हुई, जिससे वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। अब हम थर्ड रेवोल्यूशन की बात करेंगे जो कि ग्रीस में हुई। जो ग्रीस है ये ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। ये ग्रीस है बेटा, और ये इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। और ग्रीक वॉर फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1821। 1821 में शुरू हुआ था, लेकिन ये चलता रहा था। ठीक है, फाइनली हम देखेंगे कि हाउ इट गेन इंडिपेंडेंस। सी दिस इज इफ वी टॉक अबाउट द ऑटोमन एम्पायर। ये पूरा ऑटोमन एम्पायर है आपका। ठीक है, ये उस वक्त सबसे बड़ा एम्पायर था बेटा। इन्होंने 600 साल यूरोप पे अराउंड रूल किया है और इट वाज अ मुस्लिम रूल। ये वाला पार्ट आपका ग्रीस है। तो अब हम यहाँ बात करें कि यहाँ पे लोगों ने कैसे रिवोल्ट किया अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, 1821 में शुरू हो गया था। और ये वाला क्वेश्चन भी बेटा आपके पेपर्स में आया हुआ है एंड यू शुड नीड टू लर्न दिस आंसर वेल। 5 मार्क्स का आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो जो जितने भी हमने पहले 2 पॉइंट्स कर लिए कि इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर एंड ग्रीक वॉर फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1821 एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट कि इन सबको, ग्रीक्स को, जो यहाँ पे नेशनलिस्ट और लिबरल्स थे, उनको किससे सपोर्ट मिल रहा था? उन
उन ग्रीक्स थे जिनको देश निकाला दे दिया गया था, जो एग्जाइल में चले गए थे। और इसके अलावा बहुत सारे और जो यूरोपियंस थे, वो भी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, वो भी ग्रीक वॉर फॉर इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करी थी। कहा जाता है उस वक्त जितने भी पोएट्स और आर्टिस्ट थे ना, दे सेड दिस इज द ग्रीस वॉज रेफर टू एस। क्यों सपोर्ट करे थे? क्योंकि इसको क्या माना जाता था? क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन। उनका मतलब था जो ग्रीस है ये पॉलिटिकली, इंटेलेक्चुअली और फिलोसफिकली ये सबसे बेस था। यहाँ पे सबसे पहले जितनी भी यूरोप में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई वो यहीं से शुरू हुई थी। इसीलिए जो लॉर्ड बायरन है ना, उन्होंने भी इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था एंड ग्रीक वॉर फॉर इंडिपेंडेंस में, लेकिन ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824 and finally the treaty of Constantinople was signed and it recognized Greece as an independent nation in 1832. ये treaty of कॉन्स्टेंटिनोपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है जो कॉन्स्टेंटिनोपल है ना, अब प्रेजेंटली इट इज़ इस्तांबुल। ठीक है, किसी ज़माने में ये जो ऑटोमन एम्पायर थी इसकी कैपिटल हुआ करता था ये कॉन्स्टेंटिनोपल, क्योंकि ये जो ट्रीटीज़ है मोस्टली उसी नाम पर बेस्ड होती थी जिस शहर में ये साइन की जाती थी। ठीक है ना, तो दैट वाज रिगार्डिंग द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये 3-4 पॉइंट्स हैं और 2 पॉइंट्स हमने इसके पहले किए थे। ये 5 पॉइंट्स का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो यू शुड राइट ऑल दीज पॉइंट्स एंड अगेन इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कह रहे हैं, देखो हमने 3 रेवोल्यूशंस पढ़ी, अभी हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इन सब में जो ये लिबरल्स थे और नेशनलिस्ट थे, इन्होंने लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना कैसे जगाई। ठीक है, तो उसमें वो कह रहे कल्चर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ योर कल्चर? देखिए ये आपका डांस हो गया, इसके अलावा व्हाट इज़ द पार्ट आपका पोइट्री हो गया, स्टोरीज होगी, म्यूज़िक हो गया, ये सारी चीज़ें आपके कल्चर का हिस्सा होती है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपके कल्चर का हिस्सा आपका लैंग्वेज होता है। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को यूज़ करके लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाई। और इनफैक्ट जिसमें हम कल्चर को यूज़ कर रहे थे, इसी को हम क्या कह देते हैं? वी कॉल इट रोमांटिसिज्म। ये रोमांटिसिज्म है। व्हाट इज? इट्स अ कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। क्या है? ये एक कल्चरल मूवमेंट है जिससे कि लोगों के अंदर क्या जगाए जाएंगे? नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जगाए जाएंगे। तो उस वक्त जितने भी रोमांटिस्ट आर्टिस्ट थे और पोएट्स थे, दे क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड दे फोकस्ड ऑन इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। क्या मतलब है? वो कह रहे रीज़न और साइंस से नहीं सोचना, दिमाग से नहीं सोचना, हमें किससे सोचना है? दिल से सोचना है, अपने इमोशन से सोचना है, अपनी फीलिंग से सोचना है। जब हम इन चीज़ों से सोचेंगे तभी हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं? फाइट कर सकते हैं, हम अपने देश के लिए लड़ सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये जो रोमांटिस्ट थे, दे बिलीव्ड इन दिस। अगर हम कुछ रोमांटिस्ट की बात करें, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? जोहान गॉटफ्रीड हर्डर की बात करेंगे। ही वॉज फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है ना, अगर हमें वो डिस्कवर करना है तो वो हमें अमीरों में नहीं मिलेगा, वो हमें किस में मिलेगा? वी कैन डिस्कवर इट अमंग द कॉमन पीपल ऑफ जर्मनी, दैट इज दास वॉल्क। दास वॉल्क में हम कॉमन जो आम आदमी है उसमें हम कल्चर डिस्कवर कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा अगर हमें लोगों को देश, स्पिरिट ऑफ नेशन मतलब फॉगेस्ट पॉपुलराइज करना है तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? हमें फोक सॉन्ग्स, पोएट्री, डांसेस, म्यूज़िक, इन सब का यूज़ करके हम लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगा सकते हैं। ये इन्होंने कहा था, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर। ही वॉज ऑल्सो अ फिलोसफर। नाउ विल डिस्कस अबाउट जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना बेटा आपके कल्चर का, दैट इज़ योर लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके कल्चर का। ठीक है, तो उन्होंने कहा जैसे उस वक्त अगर हम कहें तो ज़्यादातर लोग बाग क्या थे? इलिटरेट थे, है ना? तो अगर उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगानी है आपको, तो आप कैसे जगाओगे? है ना? अगर मुझे किसी के जिसको आप उसकी लैंग्वेज में बात करके, अगर सपोज करो मैं अपनी लैंग्वेज हारती रहूँ उससे, सपोज करो एक जगह है जैसे इंडिया में, अगर मुझे किसी गांव में जाके बात करना है, मैं उनसे फ्रेंच और जर्मन या इंग्लिश में बात करूँ, क्या वो मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कनेक्ट
कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, जो रीजनल डायलेक्ट्स है वहाँ की, उसमें उनसे बात करूँ तो वो समझेंगे हाँ ये हमारे में से हमारा बनता है, वो मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने कहा था वेनिकुलर लैंग्वेजेस, जो उस तरह की वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस थोड़ी दूरी पर बोली जाती थी, हर तरह अलग अलग लैंग्वेजेस थी। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के लैंग्वेजेस को यूज़ करके देशभक्ति की भावना जगाई जा सकती है, क्योंकि उस वक्त जो ज़्यादातर लोग थे वो क्या थे, इलिटरेट थे। तो अगर उन्हें कनेक्ट करना है तो उनकी भाषा में उनसे बात करो। तो रोमांटिसिज्म का आपको समझ में आया, हमने बेसिकली 3 मेन पॉइंट्स किए। फर्स्ट इज इट इज़ अ कल्चरल मूवमेंट विच फोकस्ड ऑन फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, अगर हम जर्मनी की बात करते हैं, फोक म्यूज़िक, डांसेस, सॉन्ग्स वगैरह का यूज़ करना है, पोइट्री का यूज़ करना है देशभक्ति की भावना जगाने के लिए। और थर्ड पॉइंट, वेनिकुलर लैंग्वेजेस का यूज़ करना है अगर हमें लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगानी है। अब इसमें हम एग्जाम्पल किसका लेंगे, पोलैंड का लेंगे। आपको याद है जो पोलैंड है वो भी ट्रीटी ऑफ वियना के वक्त किसको, ये पोलैंड है ना, दिस इज इफ वी टॉक अबाउट ये किसको चला गया था ट्रीटी ऑफ वियना के वक्त, रशिया को चला गया था। पार्ट्स ऑफ पोलैंड वॉज गिवन टू रशिया। तो अब नेचुरल है जो रशिया है, जैसे इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए थे वो अपनी अपनी चला रहे थे, इसी तरह जब रशिया है वो इस पोलैंड पे अपना अपना चला रहे होंगे। तो अब हम बात करेंगे कि पोलैंड में ये जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी ये कैसे अराइज की गई थी, वहाँ पे लोगों ने देशभक्ति की भावना कैसे जगाई। अगेन पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है पोलैंड में भी ये। तो उन्होंने म्यूज़िक और लैंग्वेज का, अगेन कल्चर, रोमांटिसिज्म का यूज़ किया देशभक्ति की भावना जगाने के लिए। अगर हम कैरोल क्रेपस्की की बात करें, उन्होंने ओपेरास का यूज़ किया। इसके अलावा वहाँ के जो लोकल डांसेस थे, पोलरनाइज और मोजुका, ये भी आपको याद रखने चाहिए, उनकी भी यूज़ किया गया था इन ऑर्डर टू डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल ऑफ पोलैंड। तो ये नॉट ओनली दिस, अब हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे लैंग्वेज ने भी कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया टू डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ये सारे क्वेश्चंस बेटा आपके पास बोर्ड में आते हैं, रोमांटिसिज्म भी आता है, ये लैंग्वेज का अलग से आ सकता है, या फिर आपके पास सिर्फ कल्चर आ सकता है और इसमें आपको ये सारे पॉइंट्स अपने आप लिखने होंगे, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा कि जब रशियन ने उनको ऑक्युपाई कर लिया था तो उन्होंने भी, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने आके इंग्लिश हम पर इम्पोज कर दी थी ना, ऐसे ही वहाँ पर रशियंस ने पॉलिश स्कूल से हटा के वहाँ पे रशियन पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो नेचुरल उन्हें पसंद नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो चर्च की गैदरिंग्स होती थी, लोग बाग वहाँ पे चर्चेस में जाते ही थे, तो वहाँ पे जितने भी प्रीस्ट और बिशप्स थे ना, उन्होंने किसको यूज़ करना शुरू कर दिया, प्रीचिंग के लिए पॉलिश लैंग्वेज को। और रशियंस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, ठीक है। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इस तरह के जो बिशप्स थे और प्रीस्ट थे उनको एग्जाइल में भेजना शुरू कर दिया, साइबेरिया मतलब देश निकाला दे दिया, या फिर दे वर सेंट टू जेल सबको। तो फिर इसके बावजूद भी दे केप्ट ऑन यूजिंग देयर लैंग्वेज अगेंस्ट द रशियन डोमिनेशन। वो रशियंस के खिलाफ अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते रहे पॉलिश लोग। तो क्या यूज़ करें, कल्चर का यूज़ करें, रोमांटिसिज्म का यूज़ करें। ये एग्जाम्पल है कि रोमांटिसिज्म का किस देश में यूज़ हो रहा है, समझ में आया। अब विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हंगर, हार्डशिप, पॉपुलर रिवोल्ट। अगर हम बात करते हैं, द पीरियड ऑफ 1830s वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर्स में यूजुअली आता है, बोर्ड एग्जाम्स में आता है, तो आपको ये वाला आंसर भी आना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि वहाँ पे पूरे यूरोप में पॉपुलेशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वहाँ पे जॉब्स कम थी और जॉब सीकर्स ज़्यादा थे, तो देयर वाज अ हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोज़गारी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके अलावा जो लोग थे जो गांव में रह रहे थे, उनको जॉब चाहिए थी, तो वो शहरों में आ रहे थे। अब शहरों में इतने रहने की जगह थोड़ा ना होती है। अब बेचारे जो गांव से शहर में लोग बाग आते हैं, उनके पास पैसे भी ज़्यादा नहीं होते, तो कहाँ रहना पड़ता है उन्हें। जैसे बॉम्बे में जाते तो आपको पता है ना, धारावी जैसे इतने बड़े बड़े स्लम एरियाज़ हैं, झुग्गी झोपड़ियों वाले एरियाज़ हैं, क्या वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होती हैं? बिल्कुल नहीं होती। तो नेचुरल है, दे आर लिविंग अ लाइफ ऑफ हार्डशिप। तो इसीलिए जो पॉपुलेशन थी जो रूरल से अर्बन एरियाज़ में आ रही थी, उन्हें ओवर क्राउडेड स्लम्स में रहना पड़ रहा था और वहाँ पे लाइफ बहुत टफ होती है।
ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं कि इकोनॉमिक हार्डशिप है, लोग बाग दिक्कतों में रह रहे हैं वहाँ पर। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे रेस्ट ऑफ द यूरोप के, तो वो दे वर फेसिंग स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। जो ये मशीन से सामान बन रहा था, इससे दे वर फेसिंग हार्ड लाइक कंपटीशन, स्टिफ कंपटीशन फेस कर रहे थे। अब एरिस्टोक्रेट्स थे, उनके पास तो बहुत सारे प्रिविलेजेस थे, लेकिन जो पीजेंट्स थे दे वर अंडर द हैवी बर्डन ऑफ फीडरल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। उनको अभी भी, अब ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे उनके घरों में काम करना पड़ रहा था, है ना, सड़कें बनानी पड़ रही थी, टैक्सेस तो दे ही रहे थे। तो देवर नेचुरल, दिस वॉज अ लाइफ ऑफ हार्डशिप फॉर द only the poor. Peasants were poor, small producers were poor, so the population from the rural areas who were coming to live in urban areas, स्लम्स में रह रहे थे, दे वर ऑल्सो पुअर, जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी वो भी पुअर। इन सब की लाइफ हार्डशिप से भरी हुई थी। एंड इसके अलावा देयर वॉज राइज इन प्राइजेज ऑफ द फूड ग्रेन्स। क्यों? बिकॉज देयर वॉज अ बैड हार्वेस्ट। इसकी वजह से देयर वॉज एब्सोल्यूट पेपरिज्म इन द कंट्री। पेपरिज्म का क्या मतलब होता है? दैट इज पॉवर्टी। बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ गई थी वहाँ पे। तो एक्चुअली इन सब रीजंस की वजह से इसको पीरियड ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप कहा जाता है। आपकी बुक में इसके 2 एग्जांपल्स भी गिवन है, आप इसमें एग्जांपल्स भी दे सकते हो। और अगेन हम रेवोल्यूशन की बात करें, देखो फ्रांस में कितनी रेवोल्यूशंस होती हैं। हम अगेन फ्रांस की बात करेंगे 1848 कि वहाँ पे क्या हुआ। तो वहाँ पे अगेन देयर वर फूड शॉर्टेजेस और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी। तो इस वजह से लोग सड़कों पे उतर आए थे। पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो वहाँ उतर आए थे। उन्होंने जितने भी बैरिकेड्स उन्हें इरेक्ट कर दिया था। तो हमें पता है ना कि 1830 जब रेवोल्यूशन हुई थी तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, अभी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में हमने डिस्कस किया था, लुइस फिलिप थे। तो ही हैड टू फ्ली, उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा था, बैरिकेड करना पड़ा था। फिर उसके बाद नेशनल असेंबली ने अगेन फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब हेरिडिटरी पोजीशन ही होती हेड की। और उन्होंने जितने भी लोग एडल्ट मेल्स थे 21 ईयर्स अबव थे, उनको सबको राइट टू वोट प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने नेशनल वर्कशॉप सेटअप करी थी जिसमें उन्होंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करी थी। ये हुआ था वहाँ पर फ्रांस में। इसके अलावा हम वीवर्स के रिवोल्ट की बात करेंगे, दैट इज़ इन सिलीसिया। इट हैपेंड इन 1845। देखो बुक में आगे पीछे गिवन है। जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई थी वो 1848 में हुई थी, ये 1845 में हुई थी, लेकिन इट इज़ गिवन इन द बुक आफ्टरवर्ड्स। ये सिलीसिया में हुई थी। ठीक है, वीवर्स कौन होते हैं? जो कपड़ा बुनते हैं। तो अब देखो ये जो कपड़ा बुनने वाले थे, इनको ना जो इनके कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो क्या प्रोवाइड करते थे? लाइक बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करते थे कि जिससे कि वो कपड़ा बना सकें, और उसके बदले में वो उन्हें वेजेस देते थे, पे देते थे। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्टर्स भी कंपटीशन फेस कर रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था ना, स्मॉल प्रोड्यूसर्स भी कंपटीशन फेस कर रहे थे, इंग्लैंड से सामान सस्ता आ रहा था। तो अब जब इनको भी अपने प्राइजेस कम करने पड़े, जब उन्हें प्राइजेस कम करने पड़े तो उन्होंने अपने प्रॉफिट कम करने की बजाय वीवर्स को जो पैसा दे रहे थे वो उन्होंने कम कर दिया। अब वीवर्स को ये बात अच्छी थोड़ा ना लगेगी कि उनकी पेमेंट्स कम हो, तो उन्होंने क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया। तो ये एक वहाँ पे जर्नलिस्ट थे, दैट इज़ विल्हेम वुल्फ, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि क्या हुआ सिलीसिया में। तो उन्होंने कहा कि ये जो एक गाँव था इसमें 18,000 के करीब लोग रहते थे और ये ज़्यादातर कॉटन वीविंग करते थे, मतलब वीवर्स थे, कपड़े बनाते थे कॉटन के। ठीक है, और लाइक इनके जब कॉन्ट्रैक्टर्स ने इनकी पे कम कर दी तो अराउंड कहते हैं कि 4 जून को इन्होंने क्या किया, इनके कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों पे अटैक कर दिया, क्योंकि दे वांटेड हायर वेजेस। ठीक है, और उनके घरों में चले गए, उनकी खिड़कियां तोड़ दी, फर्नीचर तोड़ दिया, वहाँ जो सामान था डेकोरेटिव आइटम्स वो तब तोड़ दी। और इससे डर कर वो जो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर था वो पास के गांव में चला गया कि भाई मुझे बचा लो, लेकिन वहाँ पे भी उसे किसी ने नहीं बचाया। फिर इसके बाद उसने क्या किया, वो आर्मी के साथ वहाँ पे आया और आर्मी ने वहाँ पे गोलियाँ चलाई, जिसकी वजह से 11 वीवर्स दे लॉस्ट देयर लाइव्स। लेकिन आपको ये सब नहीं लर्न करना है, आपको बस इतना ही लर्न करना है कि सिलीसिया में जो कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ था, क्योंकि जो वीवर्स थे दे वर वांटिंग हायर वेजेस, क्योंकि उनके वेजेस क्या कर दिए गए थे, कम कर दिए गए थे। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और ये दोनों एग्जांपल्स जो हमने 1848 फ्रांस का किया, सिलीसिया का वीवर्स किया, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आते 1830s वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, तो ये आप उसमें एग्जाम्पल दे सकते हो।
आगे बात समझ में? तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर यहाँ तक आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. विल लर्न more in the next video. Bye for now.